In this video, we will discuss monetarism versus Keynesianism. The monetarist revolution refers to the contributions made to the monetary theory and policy by Professor Milton Friedman and his colleagues at the University of Chicago. जो मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन है, मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी थ्योरी एंड पॉलिसी में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन एंड उनके कुछ कलीग्स, उनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशंस की हुई हैं उसको कहते हैं मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन। शिकागो यूनिवर्सिटी is in US, United States. It was a sort of revolution against the views of Keynesians. ये जो मॉनेटरिज्म है और जो मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन है, ये है अगेंस्ट द व्यूज ऑफ केन्सिज्म। जो केन्सियनिज्म है, केन्सियनिज्म is the concept given by used for Keynesian thoughts। तो केन्सियन जो व्यूज हैं उनके अगेंस्ट है मॉनेटरिस्ट रेवोल्यूशन। The Keynesians regarded the money supply as a passive factor। जो केन्स है, केन्सियंस हैं, वो मनी सप्लाई को एक पैसिव फैक्टर मानते हैं। पैसिव फैक्टर मीन्स के मनी सप्लाई क्या चेंज होना वो किसी और चीज को चेंज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, मॉनेटरिस्ट्स assumes that only money matters। तो मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग जो मनी है, that is the main active factor because of three reasons. First, the quantity of money is capable of being controlled fairly accurately by deliberate policy। उसका एक रीजन तो ये है कि जो मनी की सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, उसको हम बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बाय मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड रीजन, चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी कैन प्रोड्यूस सब्सटेंशियल चेंजेस इन द फ्लो ऑफ इनकम, प्राइसेस and other important variables। सेकंड रीजन है, मनी की क्वांटिटी में जो भी चेंजेस हैं, मनी सप्लाई का बढ़ना या मनी सप्लाई का कम होना, these changes produces changes in। तो वो जो मनी सप्लाई में चेंज हैं वो इनकम को चेंज करते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं एंड अदर फैक्टर्स को चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टॉक ऑफ मनी एंड अदर एसेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड डिपेंडेबल। मनी सप्लाई और अदर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो स्टेबल है। मीन्स जो रिलेशन बनता है वो बारी बारी वही बनेगा, जनरल है और डिपेंडेबल है। तो केन्सियंस ने मनी को
पैसिव फैक्टर माना है एंड मॉनेटरिस्ट ने मनी को एक्टिव फैक्टर माना है। मॉनेटरिज्म मेनली मिल्टन फ्रीडमैन एंड उनके क्लीग्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इनकी अप्रोच है। दिस इज मेन इंट्रोडक्शन ऑफ monetarism. What are the main features of monetarism? First feature है that money supply crucial determinant, जो money supply है वो main determinant है। In an economy, it is the money supply that determines total spending and therefore output, employment and price level. फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, मॉनेटरिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई डिटरमिन करती है कि कितना कंट्री में खर्चा होगा, क्योंकि जितनी मनी सप्लाई है उसकी वेलोसिटी के हिसाब से खर्चा होगा। इसलिए कंट्री में आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल, इन सब का डिटर्मिनेशन मनी सप्लाई करती है। Thus, there is a link between national income and money supply, which is maintained by the velocity of money, ऐसे। इसलिए नेशनल इनकम एंड मनी सप्लाई के बीच में एक रिलेशन है जिसको मनी की वेलोसिटी द्वारा मेंटेन किया जाता है। If the velocity of money remains same, then a change in money supply would change national income directly. अगर velocity of money same हो तो मनी सप्लाई में अगर चेंज आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम डायरेक्टली, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। कैसे? वेलोसिटी ऑफ मनी मीन्स this is formula is y upon m. Suppose the total output in country is 1000 and total money supply in the country is 200. It means velocity of money is 5. मतलब जो कंट्री में आउटपुट है वो है 1000 का, जो भी सामान पैदा हुआ उसकी जो वैल्यू है वो 1000 है, और जो मनी सप्लाई है कंट्री में, जो मनी है, करेंसी, वो 200 है। अब 200 मनी सप्लाई से 1000 रुपये का आउटपुट सेल हो गया। इट मीन्स जो 200 रुपया है उसने 5 टाइम्स ट्रांजैक्शन की। दिस 5 टाइम्स ट्रांजैक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। कैसे? जैसे सपोज आरबीआई ने सपोज इंडिया में एक न्यू नोट, न्यू करेंसी 200 रुपये की निकाली आरबीआई ने। इसको हम बिल ऑफ 200 भी बोलते हैं। 200 रुपये का बिल निकाला तो ये 200 रुपये जो हैं वो सपोज कमर्शियल बैंक जैसे सपोज पीएनबी है, इसमें 200 रुपये आ गए बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम। कोई ए पर्सन है
वो उसने पीएनबी से पैसे निकाले और पीएनबी ने उसको 200 रुपये वो दे दिए ए पर्सन को। अब 200 रुपये जो है वो इसके पास चले गए, ए पर्सन के पास। जो ए है उसने सपोज बुक शॉप से एक बुक ले ली, सपोज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले ली 200 रुपये की। तो 200 रुपये ने एक बार 200 रुपये जितना आउटपुट ट्रांजैक्शन कर दिया। अब ये जो बुक सेलर है, सपोज इसने 200 रुपये का कोई और सामान अपने घर के लिए, सपोज सोप ले लिया, तो 200 रुपये ने एक बार उसी 200 के नोट ने एक बार और 200 रुपये का ट्रेड कर दिया। इस सोप सेलर ने सपोज 200 रुपये की वेजिटेबल्स ले ली अपने घर के लिए सपोज। तो इस 200 रुपये ने एक बार और 200 रुपये का ट्रेड कर दिया, 1 2 3। मतलब जो वही नोट है 200 रुपये का, उसने 600 रुपये जितना ट्रेड कर दिया। ऐसे ही जब तक ये 200 रुपये लास्ट में बिल्कुल ही घिसते नहीं, फटते नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते आरबीआई के द्वारा, तब तक जब भी ये 200 रुपीज़ एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग के पास जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन करते जाएंगे इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ 200 रुपीज़। तो ऐसे अगर हम ये देखें कि 200 रुपीज़ ने कितनी बार हैंड्स ट्रांसफ़र किए, उतनी बार उसकी 200 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन होती जाएगी, एंड दैट इज़ नोन एज द वेलोसिटी। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, 1000 आउटपुट जो है कंट्री में है, 1000 आउटपुट कंट्री में जो करेंसी है वो है 200। सारा आउटपुट सेल हो गया 200 करेंसी से। इसका मतलब जो 200 करेंसी है वो 5 टाइम्स चली, तभी सारा आउटपुट जो है वो सेल हो गया। इसलिए हम कहते हैं इन दिस केस वेलोसिटी इज 5। एंड इफ यू कैलकुलेट 200 into 5, then output will become 1000. If velocity of money remains same, अगर ये 5 ही हो, then a change in money supply, अगर हम मनी सप्लाई चेंज कर दें, सपोज मनी सप्लाई हम 200 की जगह 400 कर दें, नेशनल इनकम विल चेंज डायरेक्टली। तो जो नेशनल इनकम है 400 into 5, इट विल बिकम 2000। तो ये डायरेक्टली चेंज हो गई। डायरेक्टली चेंज मीन्स विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई आउटपुट इंक्रीजेस और नेशनल इनकम increases if velocity is same. The demand for money is the transactional demand which is a stable function of income. अब जो मॉनेटरिज्म हैं, मॉनेटरिस्ट्स हैं, वो अज्यूम करते हैं डिमांड फॉर मनी ओनली फॉर ट्रांजैक्शन। केन्स ने डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेशन माना है, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेशन। बट केन्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, ट्रांजैक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ आर। बट हेयर monetarists assume that demand for money, suppose this is the demand for money, this is the function of income,
because this demand for money is only for transaction. So this is a stable function. Transaction demand for money is a stable function of income. इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी जिसकी इनकम होगी उस हिसाब से वो पर्सन ट्रांजैक्शन करेगा. If the central bank increases money supply by purchasing securities, people who sell securities have increased their money holdings and they spend their excess money partly on assets and partly on consumer goods. अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज परचेज कर ले, लोगों के पास जो भी सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सपोज सेंट्रल बैंक ने बाय कर लिए, तो जब वो बाय करेंगे तो लोगों को मनी देंगे, तो इसमें क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई आ जाएगी. अब जिन लोगों ने सिक्योरिटी सेल की है उनके पास मनी होल्डिंग ज़्यादा हो गया. उस मनी होल्डिंग को, एक्सेस मनी को, वो कुछ एसेट्स के ऊपर लगाएंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे, और कुछ कंज्यूमर गुड्स खरीद लेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आ गई. एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम राइजेस. तो उससे क्या होगा, जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसका उल्टा करें, इफ सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस मनी सप्लाई, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर दे बाय सेलिंग सिक्योरिटीज. अब आरबीआई सपोज बैंक सिक्योरिटीज सेल करे, लोग उसको बाय करें, तो लोगों के पास जो मनी होल्डिंग है वो कम हो जाएगी, दैट विल फॉल. एंड दे इंक्रीज देयर मनी होल्डिंग partly by selling assets and partly by reducing consumption. तो लोग मनी कहाँ से लेकर आएंगे, या तो उनके पास जो एसेट्स हैं वो सेल करेंगे, या फिर अपनी वो कंजम्पशन कम करेंगे. तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम विल फॉल. दस ऑन बोथ काउंट्स, अगर हम नेशनल इनकम राइजेस और नेशनल इनकम फॉल्स दोनों तरफ से देखें, द डिमांड फॉर मनी रिमेन्स स्टेबल. मनी की डिमांड स्टेबल ही रहेगी, तभी हम कहते हैं दिस इज द स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम. अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन के अनुसार, ए चेंज इन मनी सप्लाई कॉजेज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लेवल और इनकम और बोथ. जब मनी सप्लाई चेंज करते हैं हम, मनी सप्लाई में जब भी चेंज आता है वो प्रोपोर्शनेट सिमिलर चेंज प्राइस में आता है और सिमिलर चेंज इनकम में या दोनों में आता है. गिवन द डिमांड फॉर मनी, अगर मनी की डिमांड फिक्स हो, इफ इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की सिचुएशन हो, देन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. बिकॉज पीपल स्पेंड देयर एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे लोग उस मनी सप्लाई को स्पेंड करेंगे, इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा. बट अ लॉन्ग रन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल आल्सो क्रिएट इन्फ्लेशन. पर अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे फिर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है. इन द एक्सपेक्टेशन ऑन इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन आएगी तो इन्फ्लेशन से जब लोग डरेंगे या लोगों को लगेगा कि और इन्फ्लेशन आएगी,
वर्कर्स विल डिमांड हाई वेजेस, तो वर्कर्स को होगा कि हमारी वेज बढ़ाओ। दस प्राइस वेज स्पाइरल विल राइज फर्दर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन हुई, उसने वेज को बढ़ा दिया। जब वेज बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर वेज बढ़ेगा। दिस इज नोन एज प्राइस वेज स्पाइरल। तो ऐसे करके ये एक दूसरे को पुश पुल करते जाएंगे। Thus there will be inflation due to inappropriate increase in money supply। इसलिए अगर मनी सप्लाई का इंक्रीज इनअप्रोप्रिएट हो, बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो वो ये स्पाइरल को क्रिएट करेगा, इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। दैट इज़ वाई द मॉनेटरिस्ट्स रिगार्ड इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। इसलिए जो मॉनेटरिस्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है ये मनी पे ही डिपेंड करता है, इसलिए ये मॉनेटरी फिनोमेना है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है विच डिपेंड्स अपॉन द मनी सप्लाई। द मॉनेटरिस्ट्स रिगार्ड देयर व्यू पॉइंट एज रेवोल्यूशनरी। तो जो मॉनेटरिस्ट हैं वो अपने इन विचारों को एक रेवोल्यूशन मानते हैं एज अगेंस्ट द केन्जियन व्यू, केन्जियन व्यू के अगेंस्ट। बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेज नो पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग आइदर द डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। Moreover, changes in the money supply influence economic activity directly। तो इनके अकॉर्डिंग, जो मॉनेटरिस्ट्स के अकॉर्डिंग, जो मनी सप्लाई में चेंज आती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिचर, इनकम, आउटपुट, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, नॉट इनडायरेक्टली, जैसे कि केन्स ने कहा है, थ्रू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। अब केन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मनी सप्लाई है वो फर्स्ट इट विल अफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट विल अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, output, etc. But according to monetarists, money supply directly influence these activities, not through rate of interest। तो केन्स ने कहा है कि जो मनी सप्लाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू काम करती है, बट मॉनेटरिज्म जो है उसने कहा है कि मनी सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट करती है, नॉट थ्रू rate of interest। This was the first feature that money supply crucial determinant है। Second feature is transmission mechanism of monetary influences। तो ये मनी सप्लाई कैसे इन्फ्लुएंस करती है? इट मीन्स द रीशफलिंग ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड रियल एसेट्स इन द पोर्टफोलियोज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। तो अपने पास जो भी वेल्थ है उसको हमने कैसे रखा हुआ है, वेल्थ को फाइनेंशियल एसेट्स में रखा हुआ है या रियल एसेट्स में रखा हुआ है, कितना पैसा हमने शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज़ में लगाया, कितना पैसा हमने प्रॉपर्टी वगैरह में लगाया, ऐसे फाइनेंशियल एंड रियल एसेट्स। Keynes considered only two types of assets,
बॉन्ड्स एंड स्पेकुलेटिव कैश बैलेंस। केन्स ने सिर्फ 2 ही लिए हैं, बॉन्ड्स एंड स्पेकुलेटिव कैश। या तो हम बॉन्ड्स रखेंगे या फिर बॉन्ड्स खरीदने बेचने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए कुछ अपने पास कैश रखेंगे। मॉनेटरिस्ट्स के अकॉर्डिंग व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में लोगों से सिक्योरिटीज परचेज करके मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं, देयर प्राइसेस राइज, तो उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। बट यील्ड्स फॉल, पर उनके जो यील्ड है, मतलब जो एसेट ने हमें कमा के देना है, एसेट की डिमांड बढ़ जाती है लोगों के पास पैसा आने से, तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। पर जो उस एसेट ने कमा कर देना है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। पीपल विल देयरफॉर सेल सिक्योरिटीज, तो लोग सिक्योरिटीज सेल करते हैं। एंड देयर होल्डिंग ऑफ मनी विल इंक्रीज, उनकी जो मनी होल्डिंग है वो बढ़ जाती है। दिस विल लीड टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्सेस मनी बैलेंसेस फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें लोग फिर क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की बजाय जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं वो बाय करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं वो। दिस इंक्रीज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स एंड गुड्स, तो जैसे ही वो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर या कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, दिस विल टेंड टू रेज द नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बढ़ जाती है। दिस इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो लोग मार्केट में जैसे ही इंटरेस्ट कम हुआ, उससे सिक्योरिटीज़ की यील्ड कम होने से सिक्योरिटीज़ के ऊपर खर्चा कम कर देते हैं। उसकी जगह वो सिक्योरिटीज़ की जगह लोग फाइनेंशियल एसेट्स एंड कंज्यूमर गुड्स को बाय करते हैं, इसको कम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Further, when money is converted into securities with their purchase in the open market, the nominal wealth of the community increases. तो जब RBI बाय करते हैं सिक्योरिटीज, उन लोगों को फिर वो पैसे देते हैं, मनी देते हैं, तो नॉमिनल वेल्थ जो है लोगों के पास, कैश, वो बढ़ जाता है। दिस इज द डायरेक्ट वेल्थ इफेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट वेल्थ इफेक्ट। अगेन विद फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मनी सप्लाई बढ़ने से जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेस, विच आल्सो रेजेस द नॉमिनल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट कम होने से अगर हम ज़्यादा कैश अपने पास रख रहे हैं, इट मीन्स इट हैज़ मोर वैल्यू, तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोगों के पास जो वेल्थ है वो बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ वेल्थ इफेक्ट। बट दीज इफेक्ट्स इंक्रीजेज द नेट वेल्थ, तो नेट वेल्थ लोगों के पास बढ़ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली पीपल बाय
new producer and consumer goods and thus the production of these goods. तो लोग उनके पास वेल्थ बढ़ने से प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बाय करते हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन है इन गुड्स का वो ज़्यादा हो जाता है. In the monetarist system, a central bank cannot influence interest rates through changes in the supply of money. Monetarist system में जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई के द्वारा इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर सकते. If it tries to reduce interest rate by releasing large quantity of money, तो अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी भेज के मनी सप्लाई बढ़ा के इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश की जाए फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दिस विल ओनली कॉज इन्फ्लेशन. तो उसमें इन्फ्लेशन हो जाएगी क्योंकि जो इकॉनमी है इट इज़ ऑलरेडी एट नियर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होने से जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास करेंसी आएगी, एक्सेस मनी आएगी, तो लोग उसको स्पेंड करेंगे जिससे डिमांड बढ़ जाएगी. फुल एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से सप्लाई नहीं बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी. इन फैक्ट दिस विल रिड्यूस द रियल मनी सप्लाई, और उसमें वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट उल्टा बढ़ जाएगा. The monetarists consider this as a revolution. Monetarists के अकॉर्डिंग ये जो उनकी contribution है, this is like a revolution. Third feature, determinant of real national income. Money as determinant of real national income. In the long run, the level of real national income is determined by the forces of demand and supply. तो लॉन्ग रन में अगर हम देखें जो रियल नेशनल इनकम का लेवल है वो क्या होगा, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस. दिस इज लाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स व्यूज. क्योंकि वेज फ्लेक्सिबल है, इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है, प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं, इसलिए जो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन है कि कहाँ पे नेशनल इनकम डिटरमिन होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Thus, the economy is usually near the full employment level. Friedman refers to this as the natural rate of unemployment. तो इसको जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई इस फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, दैट इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दिस व्यू इज इन कंट्रास्ट टू द केन्सियन व्यूज दैट देयर इज ऑलवेज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो केन्स ने कहा था कि जो इक्विलिब्रियम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम ऑलवेज रिमेन्स बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट. That is known as under employment equilibrium. बट मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही होता है, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उस पॉइंट पर दैट इज नेचुरल, वो रहना ही है. Fourth feature is stable economy. That is, there are no sudden fluctuations in consumption and investment. Consumption में, investment में कोई sudden fluctuations, increase होना या कम होना ऐसे नहीं होता. According to monetarists, instability exists in the economy on account of मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. जो भी मतलब अप डाउन इकॉनमी में आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो इनस्टेबिलिटी है, नॉट स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, वो क्यों आती है?
ड्यू टू monetary and fiscal policies adopted by the government because of the operational lags। तो जो भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी अपनाई उसके इम्प्लीमेंटेशन में जितना समय लगता है that causes instability। To stabilize the economy and to avoid inflation, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए और इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए फ्रीडमैन एडवोकेट्स ए स्टेडी ग्रोथ इन द रेट ऑफ मनी सप्लाई। तो एक कंसिस्टेंट मनी सप्लाई में इंक्रीज जरूरी है। क्यों? व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज आउटपुट, तो जैसे ही मनी सप्लाई आउटपुट के हिसाब से ग्रो होती है, नेशनल इनकम ग्रोज विदाउट इन्फ्लेशन। क्योंकि जितना ही आउटपुट बढ़ेगा, अगर उतनी ही मनी सप्लाई बढ़ती रहे उस रेट के हिसाब से, वेलोसिटी अगर सेम हो, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा और आउटपुट सेल होता जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम रह जाए तो आउटपुट सारा सेल नहीं होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, जिससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में अगर गैप है, टाइम लैग है, जिसको हमने कहा है ऑपरेशनल लैग, तो उस वजह से इंस्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज अगर मनी सप्लाई आउटपुट के हिसाब से बढ़ती रहे, फिर जो इकॉनमी है वो बिना इन्फ्लेशन के, बिना अनएम्प्लॉयमेंट के, बिना इनस्टेबिलिटी के स्टेबल इकॉनमी चलती जाएगी। लास्ट फीचर इज इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। द मॉनेटरिस्ट्स होल्ड दैट एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल एंड दस फ्यूचर रिजल्ट्स आर एंटीसिपेटेड। तो मॉनेटरिस्ट्स अज्यूम करते हैं कि जो भी फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं वो रैशनल हैं। रैशनल मीन्स जैसे ही हम कोई एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजिंग व्यूइंग द होल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर प्रॉपर एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन, जब भी हम कोई एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो लगभग वैसा ही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन। इसलिए जो फ्यूचर रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एंटीसिपेटेड ही होते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशंस डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इवन इन द लॉन्ग रन। दिस रैशनल एक्सपेक्टेशन we will study in detail in a separate video। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है वो इवन शॉर्ट रन में भी नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ही वैसे एक्सपेक्टेशन लगा ली जाती है जैसे फ्यूचर में हमने एग्जैक्टली देखेंगे। इसलिए जो भी फ्यूचर को हम एंटीसिपेट करते हैं वो रैशनल होता है, तो फ्यूचर में भी वही चीज़ें आती हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन का इम्पोर्टेंट रोल है इन मॉनेटरिज्म। दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ मॉनेटरिज्म। फर्स्ट पॉइंट है द मनी सप्लाई एंडोजनस। In the United States, the money supply consists of bank deposits created by changes in bank lending। तो यूएस में अगर हम देखें, जो मनी सप्लाई है वो बैंक लैंडिंग के थ्रू, चेंज आने के थ्रू जो भी बैंक डिपॉजिट क्रिएट हुए उसको कहते हैं मनी सप्लाई। जो बैंक लैंडिंग है it in turn is based on bank reserves
जो लैंडिंग है वो बैंक रिजर्व के ऊपर डिपेंड करती है। विच एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय फेडरल रिजर्व सिस्टम। जैसे इंडिया में आरबीआई है तो यूएस में उसका नाम है फेडरल रिजर्व। Thus money supply is endogenous, not exogenous as assumed by the फ्रीडमैन। मतलब फ्रीडमैन ने मनी सप्लाई को एक्सोजनस माना है, मीन्स डिटरमेंट आउटसाइड द सिस्टम। बट अगर हम यहाँ देखें इस कंट्री में, यूएस में, जो मनी सप्लाई है इट इज़ एंडोजनस, दैट इज डिटरमेंट विद इन द सिस्टम। Demand for money not stable. Professor Calder found that the demand for money as a proportion of income is neither stable between countries nor stable over time. तो इनकम के हिसाब से हम डिमांड फॉर मनी स्टेबल रखते हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे कैल्डर ने बताया था, एट लो लेवल ऑफ इनकम एंड एट हाई लेवल ऑफ इनकम and at the normal range of income, the demand for money or the habits of the people to spend changes. इसलिए जो मनी सप्लाई की मनी की डिमांड जो है वो स्टेबल नहीं रहती। इट इज़ नॉट द स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम। मनी सप्लाई एंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अब जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जैसे मनी सप्लाई बढ़ी 200 से 400, तो जो इनकम है, आउटपुट है, वो 1000 से 2000 हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया। बट ऐसे नहीं होता, नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड। प्रोफेसर कैल्डर फाउंड that in Switzerland, Italy and Japan, the money supply, M3 form of money supply, has been rising for over 20 years. तो 20 सालों से अगर देखें तो जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रही है in relation to incomes, while it had been falling in the US and UK. तो एक साइड कंट्रीज़ हैं जहां मनी सप्लाई बढ़ रही है, एक साइड ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ ये कम हो रही है। ही कंक्लूड्स दैट येट नो वन वुड रिगार्ड स्विट्जरलैंड एज एन इन्फ्लेशन प्रोन कंट्री दैट द यूएस और यूके। तो अगर हम देखें कि जिन कंट्रीज़ में मनी सप्लाई बढ़ रही है वो इन्फ्लेशन प्रोन हैं, और जिनमें नहीं बढ़ रही वो इन्फ्लेशन प्रोन नहीं हैं, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता कि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो गया, दूसरी जगह मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन नहीं हुआ। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप अगर हम देखें तो नहीं दिख रहा। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। Fourth point, it neglects the role of non-banking financial intermediaries NBFIs। मतलब ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो बैंक नहीं हैं बट बैंक वाले काम करते हैं। दिस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। द रेडक्लिफ कमेटी, Radcliffe, it is the name of a person, Cyril, Cyril Radcliffe. This is a committee to find
the working of the monetary policy and to check the working of the Bank of England. This committee was formed in England. This committee published its report in 1959. तो इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, उनके नाम के ऊपर इस कमेटी का नाम है. दिस इज़ वेरी पॉपुलर हेडिंग इन मॉनेटरी पॉलिसी, रेडक्लिफ कमेटी. जो रेडक्लिफ कमेटी है एंड गरले एंड शाह, इन्होंने भी मनी सप्लाई के ऊपर, मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है. जॉन गरले, he was the professor in University of Maryland in US, and E.S. Shaw is the professor at Stanford University both in US. तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, they criticized the monetarist transmission mechanism, जो monetarist transmission mechanism है, for neglecting the role played by NBFIs, क्योंकि इनका नाम कहीं नहीं आया monetarist policy में, जबकि they are also the main players in the market and their effects on real and financial assets. तो इनका क्या रोल है NBFIs का, और इनका क्या इफेक्ट है रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, इस चीज़ को मॉनेटरिज्म ने डिस्कस नहीं किया रेडक्लिफ के अकॉर्डिंग, गरले शाह के अकॉर्डिंग. Fifth point, real world does not approximate to a general equilibrium system. तो जैसे मॉनेटरिज्म ने अज्यूम किया कि ये जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ हम हैं. The monetarist view that prices in all markets are completely flexible because of the flexibility of price of labor, flexibility of price of capital, जैसे उन्होंने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज, इंटरेस्ट, प्राइसेस, इज बेस्ड ऑन द वालरसियन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. दिस वाज द लियोन वालरस, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट. इन्होंने, इफ यू स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल दिया है. लियोन वालरस का जो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, इफ़ यू वांट टू स्टडी इट इन डिटेल, इट इज़ वेरी इजीली इन सिंपल टर्म्स एक्सप्लेन्ड इन द बुक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बाय ए. कॉट्सवाइनस. उसमें ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. तो जनरल इक्विलिब्रियम जो इन्होंने दिया कि हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस, ऐसा कुछ है इनका इक्विलिब्रियम. तो उसके पास है ये मॉनेटरिस्ट का व्यू कि जनरल इक्विलिब्रियम हो सकता है. दिस इम्प्लाइज दैट द इकॉनमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो इसके अकॉर्डिंग जो इकॉनमी है मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग, वो फुल एम्प्लॉयमेंट के पास रहती है. In fact, trade unions try to adjust wages and entrepreneurs try to adjust profits. पर अगर हम एक्चुअली देखें तो इतना इजी नहीं है इसके पास रहना, जनरल इक्विलिब्रियम के पास रहना और फुल एम्प्लॉयमेंट के पास रहना, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनका हमेशा ये एफर्ट्स रहते हैं थ्रू यूनियन कि उनकी वेज हाई रहे, और एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट हाई रखने का मकसद है. इट मीन्स वो चाहते हैं कि वेज कंट्रोल में रहे.
इसलिए रियल वर्ड डज नॉट अप्रॉक्सीमेट, उसके पास जनरल इक्विलिब्रियम के पास नहीं होता। इकॉनमी नॉट इनहेरेंटली स्टेबल, तो इकॉनमी स्टेबल भी नहीं होती। केन्जियंस आर्गू दैट देयर आर फ्रीक्वेंट वाइल्ड एंड एरेटिक शॉक्स इन द इकॉनमी। तो केन्स ने जैसे देखा कि इकॉनमी में शॉक्स आते रहते हैं, इनस्टेबिलिटी आती रहती है ड्यू टू वेरिएशंस इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन स्पेंडिंग, क्योंकि कंजम्पशन में जैसे एमपीसी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो, मार्जिनल एफिशिएंसी कम होती जाती है जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिजनेस साइकिल जनरेट होते हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती। दिस नेसेसिटेट्स अप्रोप्रिएट काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। इसी वजह से, इस इनस्टेबिलिटी की वजह से ही, शॉक्स की वजह से ही अप्रोप्रिएट साइकिल को रोकने वाली, साइकिल को कंट्रोल करने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी तभी बनाई जाती है ताकि बिजनेस साइकिल को कंट्रोल किया जा सके। एंड अगर आप देखो तो हर कंट्री में मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बनती हैं। इट मीन्स हर कंट्री में साइकिल जनरेट होते हैं, तो इकॉनमी स्टेबल नहीं होती। लास्ट क्रिटिसिज्म है मनी सप्लाई फेल्स टू ग्रो एट अ स्मूथ एंड स्टेडी रेट। तो जैसे फ्रीडमैन ने कहा कि आउटपुट के रेट के अकॉर्डिंग अगर मनी सप्लाई स्मूथली इंक्रीज होती रहे तो इकॉनमी स्टेबल रहेगी। ड्यूरिंग 79-80 in the US and UK, money supply failed to grow at a smooth and steady rate। तो मनी सप्लाई जो है आउटपुट के हिसाब से नहीं ग्रो हुई। रादर इट्स बिहेवियर एग्जिबिट्स अ सीरीज ऑफ रिगल्स। रिगल्स होता है अचानक और क्विकली ट्विस्ट एंड टर्न, बड़ी जल्दी कम ज़्यादा होना। तो इन पीरियड्स में जो मनी सप्लाई है वो नहीं ग्रो हुई स्टेडीली, बल्कि उसमें अप डाउन आते रहे। दिस वाज अबाउट द मॉनेटरिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट हेडिंग इज मॉनेटरिस्ट व्यू वर्सेस केन्जियन व्यू। इन दोनों के क्या व्यूज हैं? मॉनेटरिज्म रेफर्स टू द फॉलोअर्स ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। जैसे हमने अभी स्टडी किया, कलीग्स हैं उनके शिकागो यूनिवर्सिटी के, और वो सब लोग जो मिल्टन फ्रीडमैन मॉनेटरिस्ट की अप्रोच को यूज़ करते हैं, मानते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉनेटरिज्म। हु होल्ड दैट ओनली मनी मैटर्स। तो मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग ओनली money matters, and as such monetary policy is more important instrument than fiscal policy in economic stabilization। तो मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा बेसिक है स्टेबलाइजेशन के लिए या इकॉनमी के लिए। ऑन द अदर हैंड जो केन्जियनिज्म है रेफर्स टू द फॉलोअर्स ऑफ केन्स। जो केन्स को मानते हैं, केन्स की थॉट्स को मानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केन्जियनिज्म। उनके अकॉर्डिंग दे बिलीव दैट मनी डज नॉट मैटर एंड फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फिस्कल पॉलिसी इज मोर पावरफुल। तो जो केन्जियनिज्म है वो कहते हैं फिस्कल पॉलिसी इज पावरफुल, मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस पावरफुल
फिस्कल पॉलिसी इज मोर पावरफुल टूल देन मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दोनों के व्यूज़ याद रखने हैं, क्योंकि जो केन्स है इन्होंने कहा था एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन के जो इकॉनमी है उसको हम अगर डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं देन गवर्नमेंट का रोल ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इवन थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केन्स के अकॉर्डिंग, मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप एक नोट भी बना सकते हो। मॉनेटरिस्ट ये कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो केन्जियनिज्म है इनके हिसाब से जो फिस्कल पॉलिसी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये याद रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू स्टडी बोथ अप्रोचेस। अब कैसे ये इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे ये इम्पोर्टेंट है फिस्कल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट इन द शॉर्ट रन, अगर हम शॉर्ट रन में देखें, बोथ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई से आउटपुट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम लॉन्ग रन में देखें, ओनली प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी सप्लाई नॉट आउटपुट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन देयर इज नियरली फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में लगभग फुल एम्प्लॉयमेंट के पास होती है इकॉनमी। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है आउटपुट चेंज नहीं होता, लोग उस मनी सप्लाई को स्पेंड करते हैं, एक्सेस मनी को लोग स्पेंड करते हैं, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ओनली प्राइसेस चेंज। तो शॉर्ट रन में क्या है, बोथ आउटपुट एंड प्राइसेस चेंज। लॉन्ग रन में क्या है, ओनली प्राइसेस चेंज। आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन। तो आउटपुट को अगर चेंज करना है तो वो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज की क्वालिटी है, दीज फैक्टर्स लाइक। Thus, in the long run, national income will consist only higher prices. मतलब national income बढ़ जाएगी, but that will be the nominal increase in national income. Hence, money supply directly affects national income. तो money supply ने national income को बढ़ा दिया, but this is only nominal increase, not real increase in the long run. On the other hand, अगर हम केन्स को देखें, Keynes assumes that money supply affects national income not directly but indirectly through rate of interest. मतलब मनी सप्लाई का इनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इफेक्ट है। बिकॉज Keynes assumes that demand for money is inversely related with the rate of interest. क्योंकि Keynes ने जैसे एक और डिमांड ली है मनी की, जो मॉनेटरिस्ट हैं इन्होंने तो सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड ली है, बट जो केन्स है इसने स्पेकुलेटिव डिमांड को भी लिया है। तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अगर हम मॉनेटरिस्ट देखें तो जो मनी है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्राइस को, आउटपुट को और अदर वेरिएबल्स को। अगर हम केन्स देखें तो जो मनी सप्लाई है केन्स के अकॉर्डिंग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट करती है,
फिर ये प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, अदर वेरिएबल्स के ऊपर फिर ये इफेक्ट करती है। तो मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट इफेक्ट है। केन्स के अकॉर्डिंग ये पहले आर के ऊपर इफेक्ट है, फिर इसका अदर वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट है। तो मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग दिस इज द डायरेक्ट इफेक्ट, केन्स के अकॉर्डिंग दिस इज इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now this is the diagrammatic presentation of these views of monetarism and Keynesianism, and to understand these diagrammatic presentations must watch second part of this video. Thank you.